Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, यहाँ पर आज हम लोग आपका AECC का कोर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है. यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका दिसंबर 2023 का पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये आपके जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चों, ये है आपका कोर्स कोड जो कि आपके BA BSc हर एक बच्चे के पास होता है. स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को. यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना. जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव वाला आपका पेपर है, OMR शीट पे आपको आंसर्स करने हैं. सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं और 50 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा है. ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो उसको फॉर्मली इन चारों में से कौन सी रिपोर्ट में डिफाइन किया गया था. सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है आपका सतत विकास. क्या होता है इसका मतलब? सतत विकास होता है, यानी कि ऐसा विकास जो अभी की ज़रूरतों को तो पूरा करे ही करे, साथ ही साथ जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनकी नीड्स को भी पूरा करे. तो यहाँ पर आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच यू हैव टू आंसर मूविंग फ्रॉम पॉल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम लोग पॉल्यूशन इंटेंसिव जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, यानी कि ऐसा इकोनॉमिक प्रोडक्शन जिसके अंदर हम लोग पॉल्यूशन करते हैं, उससे मूव कर एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोडक्शन करने की जो वेज होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज को यूज़ करने लग जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे बच्चों एनवायरमेंटल ट्रांजिशन. यानी कि हमने क्या किया, एक तरीके का एनवायरमेंटल ट्रांजिशन किया. फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो यहाँ पर हमें 4 दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है. मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें से लाइफ ऑन लैंड हमारा एक गोल है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हमारा गोल है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हमारा गोल है. जो हमारा गोल नहीं है वो है हमारा क्लीन एयर. तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकम्पोजर्स आर अदरवाइज नोन एज. जो डिकम्पोजर्स होते हैं उन्हें हम और क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं. हीटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य, जानवर. ऑटोट्रॉप्स में आपके प्लांट्स आ जाते हैं. एंड जो यहाँ पर आपका सेप्रोट्रॉप्स है ये वो होते हैं जो सड़ी गली चीज़ें खाते हैं. ठीक है, तो डिकम्पोजर्स को हम लोग सेप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज फॉल्स. तो यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है. यहाँ पर स्टूडेंट्स पहला है ऑल इकोसिस्टम हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. क्या सारे के सारे इकोसिस्टम की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं? जो इकोसिस्टम है वहाँ पर एनॉर्मस कॉन्ट्रास्ट मिलता है हमें साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी का. इकोसिस्टम जो है क्या वो यूनिट ऑफ स्टडी है? जो टर्म इकोसिस्टम है क्या वो टेंसले के द्वारा दी गई है? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ 2, 3 और 4 तीनों जो हैं वो आपकी सही स्टेटमेंट्स हैं. जो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है आपकी फर्स्ट वाली, ऑल इकोसिस्टम्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर. जो बायोस्फीयर है हमारा, उसका जो वाटर वाला कंपोनेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा. लिथोस्फीयर होता है हमारे बायोस्फीयर का लैंड वाला कंपोनेंट. एटमॉस्फेयर होता है हमारे बायोस्फीयर का एयर वाला कंपोनेंट. और हाइड्रोस्फीयर होता है हमारे बायोस्फीयर का वाटर वाला कंपोनेंट. और यहाँ पे बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट्स एक साथ मिल जाते हैं.
अब चलेंगे यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। तो सतत विकास की जो अवधारणा है, इसको ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में दिया गया था। प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से, प्रदूषण करने वाले उत्पादन से अगर हम लोग पर्यावरण की अनुकूल प्रक्रियाओं की ओर जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आपका पर्यावरणीय पारगमन। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, बताना है कि कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ हवा और आपका भूमि। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला था। ठीक है, अपघटकों को हम लोग मृतपोषी भी कहते हैं, जो मरे हुए लोगों को खा जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में से कौन सा कथन इसमें असत्य है वो बताना था। तो इसका आंसर था कि सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की सही तरह से मूर्त सीमाएं होती हैं। ठीक है, ये वाला आपका गलत था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव मंडल के जल घटक के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। तो जीव मंडल का जो जल घटक है वह क्या है, हमारा जल मंडल है। सो आई होप कि 1 से लेकर 6 तक सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप लोगों को रिवाइज हो गए होंगे। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब आपका एग्जाम आएगा ना जनवरी से पहले, तो उससे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट पर आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी, जो कि एक तरीके से आपका गेस्ट पेपर होगा। ठीक है, तो वो जो टेस्ट सीरीज है आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, इससे जो है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होगी। साथ ही साथ आपको पता लग जाएगा कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस है वो आप जब आप सॉल्व करोगे तो कैसा फील करोगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आर फाउंड। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ट्रॉपिक लेवल में क्वाटरनरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं, ट्रॉपिक लेवल 1 में, 3, 4 या फिर आपके 5 में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ट्रॉपिक लेवल 5। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हेमलॉक, यू एंड मैपल ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन आ रखा है कि कौन से फॉरेस्ट में ये वाले जो ट्रीज हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते थे इसके बारे में, अगर आप लोगों ने क्लास 9th में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वहां पर हमने उसके अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर आपको सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये जो है ये पाए जाते हैं आपके टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीडेटर ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट में जो लोकस्ट होती है इसमें से कौन सा है जो उसका प्रीडेटर है। तो यहाँ पर आपका आएगा वाइट स्कैवेंचर वल्चर्स, जो होते हैं वो इनके प्रीडेटर्स होते हैं, इनके शिकार वो करते हैं। ऑर्गेनिज्म फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वाटर का जो मास होता है, जो वाटर का मास होता है उसके सबसे ज्यादा बॉटम में जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेंथिक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक जोन इज रिच इन स्पीशीज एंड हाई इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ओशनिक जोन है जहां पर हमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मिलती हैं और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो है आपका नेरेटिक जोन। क्या है बच्चों, आपका नेरेटिक जोन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आप सभी को पता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं। रिन्यूएबल हमारे वो होते हैं जो दोबारा से नए हो जाते हैं, जैसे कि हमारा पानी हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिनरल्स है ये क्या है, हमारा एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। फिर नेक्स्ट है कि जो हमारा टोटल सॉल्ट कंटेंट होता है फ्रेश वाटर में, अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा फ्रेश वाटर है उसका सॉल्ट कंटेंट बताओ तो उसका जो होता है 3% से कम होता है। तो जिस पानी में 3% से कम सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है वो पानी हमारा क्या होता है, बताओ, वो पानी हमारा फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, तो इसका क्या था, आपका पोषी स्तर 5 था। इसमें जो आपके वन थे वो क्या थे, आपके शीतोष्ण पर्णपाती वन थे। और कौन सा रेगिस्तानी टिड्डों का शिकारी है, तो वो है आपका सफेद मेहतर गिद्ध। ठीक है, क्या है बच्चों, सफेद मेहतर गिद्ध है। जल काय के तल पर रहने वाले जो जीव हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बेंथिक। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध है। ठीक है, तो कौन सा महासागरीय क्षेत्र है जो प्रजाति में समृद्ध है बच्चों, वो है आपका नेरेटिक, सॉरी आपका जो हिंदी में है नेरेटांचली भाग। ठीक है, नेरेटिक जोन।
फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें आपका खनिज हो जाता है। जो हमारे खनिज होते हैं बच्चों, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। जो हमारा अलवणीय जल है उसमें नमक की कुल मात्रा 3% से क्या होती है, कम होती है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन। सो ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी सॉइल है जो कॉटन के लिए उपयुक्त होती है, तो वो होती है हमारी ब्लैक सॉइल। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड। इनमें से कौन सा है जो सॉइल कंजर्वेशन मेथड नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके कंस्ट्रक्शंस ऑफ चेक डैम लगाना, ठीक है, डैम्स को बनाना, क्या उससे हमारी सॉइल कंजर्व होती है, या फिर प्लांट होती है, ठीक है, फिर प्लांट को लगाना उससे भी सॉइल कंजर्व होती है, सॉइल को गीला रखना उससे भी कंजर्व होती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड वॉल अलोंग द कोस्ट, इससे सॉइल कंजर्व नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो आपका आंसर है वो है आपका फोर्थ वाला। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन चारों में से फॉरेस्ट का जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, कि आर्थिक तौर पर जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको वो बताना है। तो सपोर्टिंग नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिराइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है फोर्थ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपका फोर्थ है। उसके बाद हम चलेंगे आपके 17th क्वेश्चन पे, जिसमें आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 17th है इसका आंसर है थर्ड वाला, दैट इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेक्टर बोर्न डिसीजेज, ये इसका मतलब ये गलत है। फिर आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो हम पेड़ों की कटाई करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो आपको बताना है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है। सॉइल इरोड हो जाती है, ठीक है, और रिडक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में लिबरेटेड बाय द प्लांट्स, या इंक्रीज हो जाता है वाटर टेबल में, या डिक्रीज हो जाता है पॉल्यूशन में। तो ये तीनों तो नहीं होते। देखो ध्यान से देखो, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं करते हैं, वो तो एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और वाटर टेबल इंक्रीज का मतलब होता है कि जो पानी है ज़मीन के नीचे, क्या वो बढ़ जाता है, नहीं, वो तो घट जाता है। फिर पॉल्यूशन में डिक्रीज हो जाता है, क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा अगर हम पेड़ काट देंगे, नहीं। तो ये तीनों के तीनों ही हमारे गलत हैं, सिर्फ एक ही बचा, और वो क्या है आपका सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, ठीक है, मिट्टी को बांध के रखते हैं। तो जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो उससे मिट्टी जो है वो इरोड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज हाईएस्ट इन नंबर इन द बायोडाइवर्सिटी। इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाई नंबर में हमें क्या मिलते हैं, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यही वाले क्वेश्चंस हैं दोबारा से। तो कपास के लिए हमारी काली मिट्टी होती है। मृदा की संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है, तट के साथ चौड़ी दीवार बनाना, ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से वनों का जो आर्थिक महत्व है वो क्या है, कि वे कीटनाशकों और पीड़ानाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद हमें वहाँ से मिल जाते हैं। फिर वन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार हैं। वनों की कटाई के फलस्वरूप क्या होता है, मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है, और जैव विविधता में सबसे ज़्यादा जो प्रजाति संख्या जिसकी मिलती है वो है हमारे कीड़े और सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजोग्राफिक जोन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। इंडिया में हमें पता है कि हमारे काफ़ी सारे ना जोन्स हैं, ठीक है। कैसे पता करते हो आप लोग, जैसे कि जो हमारे हिमालय के पहाड़ हैं वो हमारा माउंटेन्स है, ठीक है। हिमालय से हमारी 3 नदियाँ आती हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा। तो यहाँ पर ये जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये सारा जो एरिया होता है, ये नदियाँ इस एरिया को सींचती हैं, ठीक है। तो इसको हम गंगाटिक प्लेन कहते हैं। फिर यहाँ पर हमारा दक्कन का ये ऐसे करके पूरा का पूरा पठार आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमारे घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट, और इधर ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है। तो बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है वो क्या है, तो वो है हमारा द डेक्कन पेनिनसुला। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया। इनमें से कहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी मिलती है, तो वो है आपका वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो आपके बायोलॉजिकल
हॉटस्पॉट्स हैं। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का इनडायरेक्ट यूज जो है वो है नॉन कंजम्पटिव वैल्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर वो है आपका एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी सुटेबल फॉर जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया में कौन से एरियाज हैं जो जियोथर्मल एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हैं, तो वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज है। मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी नीड ऑफ इंडिया इज मेट बाय, इंडिया की हाफ ऑफ एनर्जी जो नीड है वो किसके द्वारा पूरी होती है, तो वो होती है कोयले के द्वारा, ठीक है। कोयले के द्वारा इंडिया की जो नीड्स हैं वो एनर्जी की पूरी होती हैं, ठीक है। तो जैव भौगोलिक भाग में सबसे बड़ा क्षेत्र आपका दक्कन का प्रायद्वीप है। जैविक हॉटस्पॉट बताना है तो वो है आपका पश्चिमी घाट, वो जैविक हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन सा है, जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य बताना था तो वो था आपका उपभोग्य मूल्य। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है तो वो है आपकी परमाणु ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है, सो इसका आंसर है ए वाला, उत्तर पश्चिम का आपका हिमालय। फिर है कि भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति आपकी कोयले के द्वारा होती है। भारत में जो भी ऊर्जा हम लोग यूज़ करते हैं उसमें आधे से ज़्यादा किससे पूरी होती है बच्चों, कोयले के द्वारा आपकी पूरी होती है, ठीक है। सो नाउ अब हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऊर्जग्राम क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को बताना है ऊर्जाग्राम क्या है। ऊर्जाग्राम, सो यहाँ पे जो ऊर्जाग्राम है वो क्या होते हैं, आपके विलेजेस होते हैं जो कि ओन जो भी अपने ओन रिक्वायर्ड एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है हमारा पैसेंजर पिजन्स। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कमर्शियल हंटिंग, इसमें से कौन सा एनिमल है जिसको कमर्शियल पर्पस के लिए उसका शिकार नहीं किया जाता, तो वो आपका वाइल्ड एस है। फिर नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, 29th क्वेश्चन है, सो इसका आंसर है आपका स्वीट पी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन, सो इन सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बताना था तो वो है आपके नेशनल पार्क। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट आप लोगों से पूछा गया है तो इसका आंसर है आपका रन ऑफ्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ऊर्जा गांव क्या है, ऊर्जा ग्राम क्या है बच्चों, तो वो गांव जो अपने आवश्यक ऊर्जा संसाधनों का उत्पादन स्वयं करते हैं, ओके। फिर निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का उदाहरण है, वो है आपके यात्री कबूतर। और निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है, वो है आपका जंगली गधा। कौन सा आक्रमण प्रजाति का उदाहरण नहीं है, आक्रमण प्रजाति का उदाहरण बताना था, सो वो है आपका मीठी मटर। कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो वो होते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर यहाँ पे है इसका आपका थर्ड वाला कृषि क्षेत्रों से अपवाह, कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है, तो कृषि क्षेत्रों से अपवाह है। और यहाँ पर इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सा प्राथमिक प्रदूषण नहीं है। फिर आ जाते हैं स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इन इंडिया, ठीक है। RSPM इन इंडिया का स्टैंडर्ड लेवल है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म कैन बी डिटेक्टेड बाय कंडक्टिंग, कौन सा टेस्ट करने से हम कर सकते हैं, एम्पियन टेस्ट करने से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड, इसमें से कौन सा वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है, तो वो है आपका वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड ऑफ वेस्ट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड ऑफ वेस्ट, सो यहाँ पे है आपका डाइजेशन। फिर है बेस्ट वे टू डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट, अगर हमें न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना है तो उसका तरीका होता है अंडरग्राउंड उसको डिस्पोज कर दिया जाए, ठीक है। सो इसका क्या था आपका 60 माइक्रोग्राम था। एम्पियन के लिए कौन सा हमारा करा जाता है परीक्षण, तो ये ये है आपका कोलीफॉर्म के लिए कौन सा आपका परीक्षण किया जाता है, तो वह एम्पियन टेस्ट होता है। कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है, तो वो है आपका अपशिष्ट सांद्रता।
निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है? जैविक उपचार विधि जो हम लोग के पेट में होता है पाचन, ठीक है। नाभिकीय अपशिष्ट के निपटान के अच्छा तरीका कौन सा है? नाभिकीय अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो हमें क्या करना है कि उसको भूमि के नीचे दबा देना है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? वो गैसेस जो थर्मल, सन से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या करती हैं, ये हमारे जो पर्यावरण है उसका जो ताप है उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है। Which one of the following is one of the 8 mission of National Action Plan on Climate Change? तो यहाँ पर हमारा एक प्लान है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। तो बताना है कि 8 मिशंस में से कौन सा उसका मिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, द आंसर इज योर फोर्थ। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन उसका मिशन नहीं है। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर वो हमें कहाँ पर मिलती है? इन चारों में से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और हमें बताना है कि उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें से जो ओजोन है वो कहाँ पर पाई जाती है। वो हमें मिलती है अपर लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसकी जो बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है, वो कहाँ पर है? वो है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। तो हरित गैस कौन सी हमारी हरित गैस नहीं है? तो वो है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। वायुमंडल में ओजोन परत सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती है? वह पाई जाती है समताप मंडल की ऊपरी परत में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण हमारा कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगर आप सभी को इसका सॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए होगा तो उसके लिए हमारी वेबसाइट से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। बच्चों आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज एग्रीड बाय नेशंस इन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब एग्री किया गया था? तो वो किया गया था आपका 1987 में। जो हमारा बेसल कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है? बेसल कन्वेंशन जो है बच्चों वो रिलेटेड है आपके केमिकल्स एंड हैजार्डस वेस्ट से। फिर यहाँ पर है आपका सिजोफेनिया। सिजोफेनिया क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज ड्यू टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस, यानी कि बिना जेनेटिक इन्फ्लुएंस के होने वाली बीमारी, तो वो है आपकी सिजोफेनिया। नेक्स्ट आप लोगों को मैचिंग करनी है, तो यहाँ पर जो मैचिंग का आंसर है वो है आपका सेकंड वाला, यानी कि ए का थर्ड है एटमॉस्फेरिक हीट वेव। बायोलॉजिकल का फर्स्ट है फॉरेस्ट फायर। जियोलॉजिकल का है आपका फोर्थ लैंडस्लाइड है ये। और हाइड्रोलॉजिकल से रिलेटेड आपका ड्रॉट है। फॉरेस्ट फायर यानी कि जो आपकी जंगल में आग लग जाती है। ड्रॉट यानी आपका सूखा पड़ जाता है। हीट वेव चलती है सर्दियों में, जो कि एक तरीके का एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। और लैंडस्लाइड तो आपको पता ही है, ज़मीन जब खिसक जाती है। ओजोन परत की कमी को पूरा करने के लिए जो मॉन्ट्रियल जो है वो कब हुआ था? मॉन्ट्रियल वाला वो 1987 में हुआ था। जो आपका बेसल समझौता है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपके रसायन और खतरनाक अपशिष्टों से संबंधित। कौन सा रोग अनुवांशिक प्रभाव के कारण हमें नहीं होता? तो वो है आपका सिजोफेनिया। इसका आंसर फोर्थ वाला है। फिर है आपका नेक्स्ट की निम्नलिखित का मिलान करना था, इसका आपका सेकंड वाला था, ठीक है बच्चों। चलिए फिर हम डिस्कस करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉल्स अंडर हाई सिस्मिक जोन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा रीजन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके अर्थक्वेक्स आते हैं? तो वो रन ऑफ कच्छ है। सिस्मिक जोन जो है वो रिलेटेड होता है आपके अर्थक्वेक से, ठीक है। व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय 2100? आपको क्या लगता है क्या हो जाएगी पॉपुलेशन? यहाँ पर आपका 11.2 बिलियंस है। एनविस सेंटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनविस सेंटर? यहाँ पर है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। Then which one of the following view towards the nature believes that all organisms on earth have values and right? तो यहाँ पर ही हमें बताना है कि ये जो आइडियोलॉजीज हैं इसमें से कौन सी आइडियोलॉजी है जो बिलीव करती है कि जो नेचर और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके भी कुछ वैल्यूज और उनके भी राइट्स होते हैं। तो वो है आपका इकोसेंट्रिज्म। यूजिंग इंग्लिश मटीरियल टू कम्युनिकेट टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो वो है आपका प्रोसीजरल इन इक्विटी का एग्जाम्पल।
तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों? तो वो है आपका कच्छ का रण। 2100 तक जनसंख्या हो जाएगी आपकी 11.2। एनविस का केंद्र बताना है। कौन सा एनविस का केंद्र नहीं है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। प्रकृति के प्रति कौन सा दृष्टिकोण मानता है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के मूल्य और अधिकार हैं? सो यहाँ पर वो मानता है आपका पारिस्थितिकीवाद। और गैर अंग्रेजी भाषी जो समुदाय हैं उनसे जब हम संवाद करते हैं तो वह होता है आपका कार्यविधिक असमानता। सो अभी आप लोगों को जाना नहीं है वीडियो को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो जो बच्चे चले जाएंगे उनका नुकसान हो जाएगा। देखो, मेरी वेबसाइट है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को क्या चीज़ करनी है बच्चों, सबसे पहली कि आप लोग वहाँ से अपना ये जो डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ, ठीक है? सॉल्व्ड पीडीएफ है, वहाँ से डाउनलोड कर लो और रिवाइज कर लो टॉपिक्स को, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जनवरी में पेपर है तो उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज़ दूंगी, तो टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब टेस्ट सीरीज़ आएगी तो उसका लिंक मैं अपनी कम्युनिटी पर आप लोगों को दे दूंगी। वेबसाइट पे जाकर आप लोग टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे और कि आपको अपने मार्क्स भी पता चल जाएंगे, ठीक है? जो टॉप 10 बच्चे होंगे उनका मैं कम्युनिटी पे शेयर भी करूंगी कि कौन से टॉप 10 बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओके,